कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। मोदी या शाह हो सब सुधर जाएंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी जी शामिल हुए। इमरान प्रतापगढ़ी के साथ साथ आलमगीर आलम कैबिनेट मंत्री झारखंड सरकार, रामेश्वर उरांव, सुबोध कांत सहाय समेत अन्य कांग्रेस के विधायक शामिल हुए। मुझे भी लगा फासला देख कर, जब मैंने शकील साहब से कहा कि कितने दिन पहले माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का कोई चेयरमैन आपके झारखंड गया था, तो उन्होंने कहा कई साल हो गए। तो हमने कहा जाते क्यों नहीं लोग? तो बोले बड़ी खुरापात होती है इसलिए नहीं जाते। लोग लग जाते हैं इस चक्कर में कि प्रोग्राम किस तरह से डिस्टर्ब हो, लोग इस बदमाशी में लग जाते हैं कि किसी भी तरह से प्रोग्राम कामयाब न हो सके, तमाम खुराफातें होती हैं, इसलिए लोग बचते हैं आने। मैंने कहा नहीं, आप मुझे ले चलो, अगर एक आदमी भी मौजूद रहेगा तो मैं एक आदमी से मुलाकात करूंगा, उसके हक के लिए आवाज उठाऊंगा, उसके लिए बात करूंगा। मैंने शकील साहब ने कहा शकील साहब मुझे भीड़ की ख्वाहिश नहीं है, मेरा नाम इमरान प्रतापगढ़ी है, मैं किसी भी शहर में रात के मुशारे में खड़ा हो जाऊं तो 50,000 लाख का मजमा मुझे सुनने आता है, लेकिन मैंने उस दुनिया को एक किनारे रख करके अगर सियासत की दुनिया में कदम रखा तो महज इसलिए क्योंकि मैं जिन मुद्दों पर माइक से नज़्में पढ़ के आवाज उठाता था उन्हें जमीन पर उतारने की जरूरत है, मैं इसलिए सियासत में आया हूं। तो मैंने इन्हें कहा कि आप अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन के लिए मैं आऊंगा। डर मुझे भी लगा फासला देख कर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देख कर। मुझे भी लगा फासला देख कर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई। मेरी मंजिल मेरा हौसला देख कर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देख कर। झारखंड वालों, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। यहाँ पे बीच में खड़ा हूँ, ये बहुत तारीखी सरजमीन है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ एक ऐसे महापुरुष बिरसा मुंडा की सरजमीन पर जो पूरी दुनिया में उनके नाम से जानी जाती है। मैं खड़ा हूँ शेख भिखारी की सरजमीन पर जो पूरी दुनिया में उनके नाम से जानी जाती है। और मैं खड़ा हूँ ऐसी सरजमीन पर रांची वालों, जिस सरजमीन पर कभी मौलाना आजाद साहब ने अपनी जिंदगी के बेशकीमती 3.5 साल नजरबंदी में गुजारे थे, मैं उस सरजमीन पर खड़ा हूँ, मैं आपसे गुफ्तगू करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं देखता हूँ जब रांची को, तो मुझे रांची की फजाओं में मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर बन करके अंजुमन इस्लामिया दिखाई पड़ती है। जब मैं देखता हूँ रांची को, तो मुझे यहाँ के मिंबरों से आज भी मौलाना आजाद के दिए गए खुतबों की सदाएं आती हैं। मैं जब देखता हूँ रांची को, तो मैं महसूस करता हूँ कि 1952 में इब्राहिम अंसारी के नाम पर पहली बार यहाँ से किसी ने इस देश के पार्लियामेंट में आपकी नुमाइंदगी की थी। मैं यहाँ खड़ा होकर के आपसे गुफ्तगू करते हुए कह रहा हूँ, लेकिन हालात बदले तो ऐसे बदले कि इसी झारखंड की फिजाओं में हमने मिनहाज अंसारी से लेकर के तबरेज अंसारी
है, मैं खड़ा हूं आपके बीच में, मैं आपसे गुफ्तगू करने आया हूं, क्योंकि शहर से मेरा बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। मुझे आज भी याद है कि तब मैं सियासत में नहीं था और जामिया में एक मुशायरा था। उस मुशायरे में जब मैं स्टेज पे चढ़ रहा था तो मुझे उसी वक्त खबर आई कि मिनहाज अंसारी की लिंचिंग कर दी गई है। मैंने उस मंच पर खड़े होकर के मिनहाज के लिए सदाएं बुलंद की। बाद में उनके परिवार से मिला और एक बार ऐसा हुआ कि मुझे पता चला कि तबरेज अंसारी को पीट पीट करके मार दिया गया और राजभवन पर कुछ लोग, राज्यपाल की चौखट पर कुछ लोग उसके लिए इंसाफ मांगने के लिए बैठे हैं। मैंने दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी और सीधे राजभवन आया, किसी को बताया तक नहीं, खामोशी से जा करके उन इंसाफ मांगने वालों के बीच में तख्ती लेकर के मैं भी बैठ गया था। मैं आया हूं कई बार चतरा, गोड्डा, हजारीबाग, मैं गया हूं तबरेज के गांव तक पसीने से तरबतर, इसलिए झारखंड से मेरा रिश्ता है। जब मैं सियासत में नहीं था तब से मेरा आपका एक रिश्ता है, लेकिन आज सियासी मुद्दे को लेकर के आपके बीच में आया हूं। झारखंड वालों, सुबोधकांत सहाय साहब जब बोल रहे थे तो अक़लियतों के साथ जो जुल्म और सितम हुए हैं उसका जिक्र भी उन्होंने किया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, एक वक्त था कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को मॉब लिंचिंग की प्रयोगशाला बना दिया था, लेकिन मैं झारखंड की बहादुर आवाम को सलाम करता हूं, क्योंकि ये मिट्टी बहादुर इंसान पैदा करती है, बुज़दिल नहीं पैदा करती है। तो इस मिट्टी ने रघुवर दास की सरकार को उखाड़ फेंका और गठबंधन में एक ऐसी सरकार का गठन किया जो इस देश में संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए आई है। और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ मसले हैं जिन पर हमें बात तो करनी पड़ेगी, कुछ मसले हैं जिनके लिए हमें चीखना तो पड़ेगा, कुछ मसले ऐसे हैं जिन पर हमें बोलना तो पड़ेगा। झारखंड वालों, मुझे आज भी याद है कि जब बच्चा चोरी के नाम पर एक दिन में 5 लोगों को लिंच किया गया था आपके झारखंड में, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, तो मैं अपने तमाम साथियों के साथ जंतर मंतर पर बैठा था और मैंने बिल्कुल पार्लियामेंट के करीब में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी जी से कहा था कि हमारा खून सड़कों पर क्यों बहा रहे हैं? अगर हमारे खून की जरूरत है तो लीजिए, हम अपना खून दान करते हैं, रक्तदान करते हैं, ये सेना के जवानों के काम आएगा, ये देश के किसानों के काम आएगा, इसे सड़कों पर मत बहाइए। और हमने अपने चाहने वालों के साथ एक दिन में एहतजाज के तौर पर, विरोध के तौर पर 2816 यूनिट ब्लड मॉब लिंचिंग के खिलाफ डोनेट किया था, आपके लिए, आपके हुकूक के लिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने आपके लिए पसीना भी बहाया है, मैंने आपके लिए खून भी दिया है। आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। मुझे याद है 2017 में जब मैं राहुल जी से मिला तो चंद मुलाकातों के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की फासिस्ट सोच के खिलाफ इस मुल्क को अगर कोई बचा सकता है तो शख्स का नाम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है, इसमें कोई तो राय नहीं है। इस बात को आज आप तस्लीम करें या 2, 3, 4 साल बाद मुल्क के और बर्बाद हो जाने के बाद तस्लीम करें, लेकिन इस बात को तस्लीम पूरे मुल्क को करना पड़ेगा कि इस देश को राहुल गांधी के अलावा, कांग्रेस के अलावा कोई नहीं बचा सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिशा में इस देश को लेकर के जा रही है, आप सारे लोग देख रहे हैं कि हालात कहां से कहां पहुंच गए। आज अभी मैं स्टेज पे बैठा था और ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है कि किस तरह शाहरुख खान के बेटे आर्यन को फंसाने के लिए बाकायदा उगाही करने के लिए उसे अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद 25 करोड़ रुपए बाकायदा उगाही के मांगे गए थे। अगर वो पैसे दे दिए गए होते तो उसे जेल न भेजा जाता। अभी मैं स्टेज पे बैठा था तो ट्विटर पे यह खबर ट्रेंड कर रही है। आप अंदाजा लगाइए कि एजेंसियों का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में हमें बहुत मुत्तहिद होकर के, बहुत एकजुट होकर के बोलना पड़ेगा, हमें आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि झारखंड वालों, मां भी बच्चे को दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। इसलिए आपको अपने लिए बोलना तो पड़ेगा।
अगर नहीं बोलेंगे तो ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क को एक ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ नफरत रहेगी। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, हमें तो ऐसे मुख्यमंत्री नसीब हुए हैं जो काम नहीं करते, सिर्फ नाम बदलते हैं। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो इलाहाबाद प्रयागराज हो जाता है, जो कि पहले से ही प्रयागराज था। हम एक सुबह उठते हैं तो फैजाबाद फैजाबाद नहीं रह जाता। हम एक सुबह सो करके उठते हैं तो मुगल सराय कुछ और हो जाता है। गरचंद तवारीखी तहरीर बदल दोगे, गरचंद तवारीखी तहरीर बदल दोगे, क्या इससे किसी कौम की तकदीर बदल दोगे? क्या इससे किसी कौम की तकदीर बदल दोगे? जो अक्स उभरता है रसखान की नज़्मों में, जो अक्स उभरता है रसखान की नज़्मों में, क्या कृष्ण की वो मोहक तस्वीर बदल दोगे? नहीं बदल पाओगे, क्योंकि ये मुल्क बना ही है एक दूसरे से मिल करके। मुझे आज भी याद आता है, मैं रास्ते भर फ्लाइट में सोच रहा था, जब मैं मौलाना आजाद के बारे में बात कर रहा था तो मुझे याद आ रहा था कि एक तरफ 1947 में सरहद के उस पार से खड़े होकर के कोई जिन्ना ये कह रहे थे कि चले आओ इस पार, तुम्हारा मुल्क यहां है, तो इधर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के मौलाना आजाद कह रहे थे कि कहां जा रहे हो, यहां तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं, ये मुल्क तुम्हारा है। और हमारे बुजुर्गों ने अपने सरों की गठरियां उतार करके रख दी थी, और उस भरोसे की लाज बचाते हुए पंडित नेहरू जी ने जिस तरह से आगे बढ़ करके मौलाना आजाद को अपने सीने से लगा करके इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बना करके इस मुल्क को कहां से उठा करके कहां पहुंचाया है, अगर इसके बारे में सोचिएगा तो आपको खुद लगेगा कि वाकई 1947 में मुल्क में कहां मिला था। आज के नए नए लड़के जब ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, दरअसल वो सिर्फ कांग्रेस को भला बुरा नहीं कह रहे होते हैं, वो अपने दादा को, अपने परदादा को, अपने वालिदैन को भी कोस रहे होते हैं। दरअसल वो कांग्रेस से सवाल नहीं कर रहे होते हैं, अपनी पुरानी पीढ़ी से तंज करते हुए कह रहे होते हैं कि तुमने हमें क्या दिया है। एक चीज याद रखिएगा, मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में अल्पसंख्यकों में मुसलमान खास तौर से यहां बैठा हुआ है। जिस तरह से पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने आम हिंदू नौजवान साथियों के दिलो दिमाग में व्हाट्सएप के जरिए एक खास तरह की सामग्री भरने का काम किया है, कुछ ऐसा ही काम हमारी तरफ भी कुछ ऐसे लोगों ने किया है जिनका एक सूत्री कार्यक्रम है सुबह से शाम तक कांग्रेस को बुरा कहना। वो आएंगे और आपके बीच में कहेंगे कांग्रेस ने अक़लियतों को क्या दिया, कांग्रेस ने मुसलमानों को आखिर दिया ही क्या है। जब कोई इस तरह का सवाल उठाए तो खड़े हो जाना और उनसे कहना कि आइए मैं बताता हूं कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया है, कांग्रेस ने ईसाइयों को क्या दिया है, कांग्रेस ने सिखों को क्या दिया है। जब कोई कहे तो खड़े होकर के कहना कि मैं बताता हूं कांग्रेस ने क्या दिया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का पहला राष्ट्रपति बनाने वाली कांग्रेस ही है। जब पूछे कि कांग्रेस ने क्या दिया है तो उन्हें गिनाना कि फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस है। जब कोई तुमसे पूछे कि कांग्रेस ने क्या दिया है तो अलाल ऐलान कह देना कि लहू लहू मंजर के बीच में भी मौलाना आजाद साहब को इस मुल्क का पहला शिक्षा मंत्री बनाने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। जब कोई तुमसे और सवाल करे तो खड़े हो जाना और कहना कि रफी अहमद किदवई साहब से लेकर के सलमान खुर्शीद साहब के वालिद से लेकर के गुलाम नबी आजाद से लेकर के खुद सलमान खुर्शीद साहब के रहमान खान साहब जैसे लोगों को इस देश की कैबिनेट में बड़ा ओहदा देने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस ही है। लोग आगे कहते हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आपने नाम सुना होगा सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस है। अब्दुल रहमान अंजुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस है। मेरे भाई, कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद साहब को मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस पार्टी ने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। मैं गिनाने पे आऊंगा तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आज यहाँ है अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन, तो मैं आपको एक बात बहुत
खुशी की बताता हूं कि मैं यहां आने से पहले मिला था राहुल जी से। मैं राहुल गांधी जी के पास गया और मैंने राहुल गांधी जी से कहा कि झारखंड में हमारी सरकार है, लेकिन अकलियतों के कुछ मुतालबे हैं, उनकी कुछ जायज मांगे हैं, हमें उस पर बात करनी चाहिए, हमें उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। तो राहुल गांधी जी ने मुझसे कहा कि इमरान, तुम अध्यक्ष बनने के बाद, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय चेयरमैन बनने के बाद पहली बार आए हो, बताओ क्या चाहते हो, तुम 3 अपनी अहम मांगे बताओ। मैंने कहा मुझे 3 चीजें चाहिए जिन्हें मैं शुरुआती जिंदगी में, अपनी सियासत की शुरुआती जिंदगी में चाहता हूं। पहला यह है कि राजस्थान में 6500 मदरसा पैरा टीचर्स हैं जो अपने नियमित होने की मांग कर रहे हैं, उन्हें नियमित किया जाए, क्योंकि वहां हमारी सरकार है। और राजस्थान में मदरसा बोर्ड और उर्दू एकेडमी का तत्काल गठन करवाया जाए, उसके लिए आपकी तरफ से चिट्ठी जानी चाहिए, आपकी तरफ से बाकायदा संज्ञान लेते हुए सरकार और सरकार के मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। तो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है और ये मैं बताने के लिए आपके बीच में आया हूं कि जब मैं, राहुल जी ने मुझसे कहा कि आप उसके लिए एक नोट भेजिए, मैंने नोट भेजा तो राहुल गांधी जी ने उस नोट को फॉरवर्ड किया और मुझसे वादा किया कि इमरान, आने वाले दिनों में झारखंड के अल्पसंख्यकों की ये जो डिमांड है उसे पूरी की जाएगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। इसके लिए हमें जिससे बात करनी पड़ेगी हम बात करेंगे। एक जो और अहम बात है झारखंड से, जो सलाहें यहां से भी उठी, हमारे आदरणीय मंत्रियों ने कहा, राजेश ठाकुर जी ने कहा कि यहां पे मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़े कानून की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं, ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल रहा है कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कांग्रेस हर जगह जहां उसकी सरकारें रहेंगी कड़ा कानून बनवाएगी। और मुझे झारखंड के मुख्यमंत्री महोदय से पूरी उम्मीद है, क्योंकि वो खुद ऐसे समाज से आते हैं जो सदियों से पीड़ित रहा है, जो सदियों से दंश झेलता रहा है सामंतवाद का, पूंजीपतियों का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब लिंचिंग के खिलाफ एक ऐसा कड़ा कानून लेकर के आएंगे और आलमगीर आलम साहब, राजेश ठाकुर जी, सुबोधकांत सहाय जी, रामेश्वर उरांव साहब इसमें नुमाइंदगी करते हुए, उनके सामने बात रखते हुए, उनसे मनवाने के लिए बधिर होकर के इस काम को करवाएंगे। और मैं चाहता हूं एक बार आप जोरदार ताली बजा करके समर्थन भी करें इस बात का कि झारखंड एक नजीर बने, झारखंड से एक संदेशा जाए पूरे देश में, उसके बाद ताकि हम पूरे देश में कह सकें कि जब हमने अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन आयोजित किया और हमने अपनी मांगे रखी तो सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बातों को संजीदगी से लिया। झारखंड वालों, वक्त बहुत सारा कम है, क्योंकि मैं भी सुबह से इस इंतजार में था कि आऊं और आपसे गुफ्तगू करूं, लेकिन मंच के अपने आदाब हुआ करते हैं और मंच के आदाब मानने पड़ते हैं। हमें तमाम अतिथियों को सुनना पड़ा, कुछ अतिथि ऐसे भी रह गए हम जिन्हें सुन नहीं पाए। अम्बा प्रसाद जी यहाँ बैठी हैं, उनको भी बोलना था, हमारे एक विधायक महोदय हैं, उनको भी बोलना था, लेकिन हम उनको सुन नहीं पाए। हम कोशिश करेंगे कि आभार प्रदर्शन में उन्हें सुना जाए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करने की जरूरत है। मुल्क एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मैं आपके सामने, मैं नई नस्लों की नुमाइंदगी करते हुए अपने नौजवान साथियों से गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे भाई, सियासत में हिस्सेदारी लेना सीखिए। सियासत में सिर्फ सरकारें बदल देने का मतलब सियासत में हिस्सेदारी नहीं होती है। सियासत में सरकार बदल जाने के बाद भी, अपनी सरकार आ जाने के बाद भी लगातार आवाज उठानी पड़ती है। और जो ये सोचते हैं कि वो हमें डराएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की फासिस्ट सोच जो ये सोचती है कि हमारी सरकारों को दरबदर कर देगी, तितर-बितर कर देगी और हमें डरा देगी, हमें उसके सामने भी मुसलसल आवाज उठाते हुए ये कहना है कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैरखाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे। आपकी धड़कनें जो कह रही है मैं उसे शब्द दे रहा हूं, मत समझना डराने
से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। मैं पहुंचाता हूं दिल्ली तक इन मिसरों को कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे, पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम। लेकिन अब जो सच्ची बात कह रहा हूं उसको मुहर लगाना कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। मोदिया शाहों सब सुधर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कांग्रेस की जो तहजीब है वो कितनी खूबसूरत तहजीब है। एक तरफ राजेश भाई बैठे हैं, एक तरफ इमरान बैठे हो, एक तरफ रामेश्वर उरांव बैठे और एक तरफ आलमगीर आलम बैठे। यही तो हिंदुस्तान है जिसका ख्वाब मौलाना आजाद और पंडित नेहरू देखा करते हैं। इसी से करती है भाजपा। आप कभी ये मत सोचना कि बहुत बड़ी जम्मे गफीर इकट्ठा करके और गयूल मुसलमानों कह देने भर से भाजपा डरती है। नहीं, भाजपा डरती है ऐसी तस्वीरों से जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकजुट होकर के बैठते हैं। इससे खूबसूरत मंच क्या हो सकता है। ईसाई समाज की नुमाइंदगी करते हुए बंधु भाई बैठे हैं, हमारे दूसरे विधायक बैठे हुए हैं, हिंदू धर्म की नुमाइंदगी करते हुए बाकी साथी बैठे हैं, मुस्लिम धर्म के लोग बैठे हैं, हमारे सरदार भाई बैठे हैं, हमारे कुछ जैन भाई बैठे हैं। ये है असली हिंदुस्तान जिसका ख्वाब देखा था महात्मा गांधी जी ने। मैं गांधी मैदान प्रयासों में खड़ा होकर के ये कह रहा हूं कि हमने समसम दिया, गंगा दिया। तो लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्या दिया, हमने समसम दिया, गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और तैयार रहना कि पिछले 4-5 घंटे से 6 घंटे से आप थके थके से बैठे हैं। मुझे लगना चाहिए कि मैं रांची के जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूं जिनका जोश अभी ठंडा नहीं पड़ा है और जिनके हौसले अभी टूटे नहीं है। कि हमने समसम दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस ज़मीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। रांची वालों और रांची के तरफ से जो लोग आए, यहाँ करीम अंसारी साहब हैं धनबाद से, बड़ी तादाद के साथियों के साथ आए हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। मेरे भाई, ये दौर ऐसा है कि एक तरफ किसान सरहद पर बैठा है, दिल्ली की सरहद पर, पिछले 10 महीने से ज्यादा हो गए आंदोलन चल रहा है। एक दिन मीडिया के साथियों ने मुझसे कहा कि आप क्या कहना चाहेंगे इस पर।
मैंने कहा 400 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। नरेंद्र मोदी जी बताएं और कितनी मौतों के बाद वो तैयार हो जाएंगे इस काले कानून को वापस लेने के लिए। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आंखों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। नरेंद्र मोदी जी बता दें कि वो अंबानी अडानी के साथ खड़े हैं या किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन जिस तरह से लखीमपुर में किसानों पर गाड़ियां चढ़ा करके उन्हें कुचला गया और जिस तरह से आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने पूरी रात उन किसानों के लिए संघर्ष करते हुए उन तक पहुंचने के लिए जेल तक जाना कबूल कर लिया, लेकिन उनके कदम रुके नहीं। उस दिन ऐसा लग रहा था कि लखनऊ से लखीमपुर की सड़कों पर प्रियंका गांधी नहीं बल्कि इंदिरा गांधी जी चल रही थी। ऐसे वक्त में इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है जो आपके हुकूक के लिए लड़ सकती है, आपके हक के लिए लड़ सकती है। मेरे भाई, हो सकता है छोटी छोटी शिकायतें हो, लेकिन मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चीफ की हैसियत से यहाँ खड़ा होकर आपसे कह रहा हूँ कि मुझे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने एक संदेश आपको दिया है कि तुम्हारी आवाज को हमने AICC में बैठा दिया है, इससे काम लेना है तो काम लो, हमने तुम्हारी आवाज को ताकत दे दी है। अब अगर आप मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, मैं आज भी यहाँ पे राजेश जी से कह रहा था कि आखिरी सम्मेलन नहीं होगा, हम झारखंड के एक एक जिले तक चलेंगे, एक एक मंडल तक जाएंगे, प्रमंडल तक जाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे, लोगों से बात करेंगे, उन्हें बताएंगे कि खतरा कितना बड़ा है, उन्हें बताएंगे कि मुल्क फासिस्ट ताकतों के हाथ में किस तरह से जा रहा है। इसे वापस लाने के लिए हमें एकजुट होने की जरूरत है, हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा कांग्रेस के साथ। मेरे भाई, मेरी नई नस्लों, इससे पहले क्या होता रहा, लोग आपसे मिल पाए नहीं मिले, लोग आप तक पहुंचे नहीं पहुंचे, वो शिकायतें आपकी अपनी जगह, लेकिन झारखंड से AICC दिल्ली आने वाले तमाम लोग इस बात के गवाह हैं कि जिस दिन से मैं चेयरमैन बना हूं, मैं मुसलसल ऑफिस बैठता हूं और 6-6, 7-7, 8-8 घंटे पूरे देश के कोने कोने से आने वाले हर कार्यकर्ता से, हर पदाधिकारी से मिलता हूं और मेरे दरवाजे उसके लिए खुले रहते हैं। मैं आपको भी दावत देता हूं, आपका कोई भी मसला होता है, आपके नेता आपकी आवाज सुनने के लिए तैयार है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी बात अनसुनी की गई, तो आइए दिल्ली, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो ऑफिस है वो उसके दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आइए, आपके लिए मुझे जिसे फोन करना पड़ेगा उसे फोन करूंगा, जिससे लड़ना पड़ेगा उसके लिए लड़ूंगा, उससे लड़ूंगा, लेकिन आपके मुद्दे पर चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि मुझे इसीलिए सियासत में लाया गया है। मैं इसीलिए सियासत में आया हूं कि आपकी आवाज बन करके पूरे मुल्क में बोल सकूं। लेकिन एक चीज आपको भी समझना पड़ेगा, मैं यहां आकर के शकील से भी ये बात कह रहा था कि ये जो काम है वो बहुत बड़ा काम है, और इस काम के लिए लोगों से हमें ये कहना पड़ेगा कि तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे, तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे। अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे, अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे, लेके हम आएंगे हाथों में सदाकत के अलम, ये अलगबाज के तादाद में कम आएंगे। लेकिन आप पुकारोगे तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा, आप बुलाओगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। आप जब भी बताएंगे हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट आपके लिए खड़ा रहेगा। लेकिन आपको भी एक बात समझनी पड़ेगी, सियासत में ताली एक तरफ से नहीं बजती, एक हाथ से नहीं बजती। मैं चाहता हूं निजाम कुफन बदल डालूं, मगर ये बात फकत मेरे बस की बात नहीं। उठो उठो मेरी दुनिया के आम इंसानों, ये काम सबका है, 2-4-10 की बात नहीं।